जय हिंद साथियों। यदि आप सीटेट में एसएसटी लिए हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि हम लोग सीटेट फरवरी जो 2026 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, यानी इससे पहले वाला जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके पेपर का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि हम इसमें ये जानने वाले हैं कि कौन सा प्रश्न किस किताब के किस अध्याय से आया था, मतलब कहाँ से आया था वो प्रश्न। तो उसका संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं या जो भी फैक्ट हैं उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं और उसका पूरा व्याख्यात्मक हल देखने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन का पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। साथियों, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ये जो प्रश्न है आपके 7 फरवरी 2026 में जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसी में का एसएसटी वाला हिस्सा है जो क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू हो रहा है। यहाँ भी मैं 31 से ही प्रश्न लाया हूँ। देखिए, मैं इसको अपने फॉर्मेट में अपने पीडीएफ में डिजाइन किया हूँ, बस इतनी सी बात है। बाकी प्रश्न और उसका विकल्प हूबहू वही है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर, यानी कि आपके फरवरी 2026 के एग्जाम में। साथियों, ये जो प्रश्न है, अगर पहले बात करूं कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया, तो मेरे भाई ध्यान रखिए, मैं लिख के भी लाया हूं, आपको मैं दिखा दूं कि यह प्रश्न क्लास 8 एनसीईआरटी के अध्याय 1 से पूछा गया प्रश्न है, यानी भारतीय संविधान वाला हिस्सा है। और यही बात एनसीईआरटी क्लास 11 के किताब के अध्याय 10 में भी है, जिसमें संविधान एवं जीवंत दस्तावेज यानी प्रस्तावना का जो परिचय दिया गया है क्लास 11 में, वहाँ भी ये प्रश्न है। तो ध्यान रखिए, ये प्रश्न क्लास 8 से पूछा गया है और इसी का जिक्र क्लास 11 में भी है। अब हम आइए प्रश्न को देखते हैं और इसका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। साथियों, प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। सही तो उत्तर होगा स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम। साथियों, इसको समझिए, थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा कर लूँ। मैं सब कुछ लिख के लाया हूँ आज आपके लिए, तो थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। अगर प्रस्तावना के आधार की बात करें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है यह। ठीक है ना। ध्यान रखिए, इसमें संशोधन यानी प्रस्तावना में संशोधन की अगर चर्चा करें तो केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और कब हुआ है तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है ना। इसके तहत इसमें 3 नया शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। सवाल ये मान लीजिए, उस बार तो पूछा है कि इसमें से कौन सा प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। अब सवाल अगर ये पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कौन कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए, और फिर आपसे स्वतंत्रता पूछ दे, समानता पूछ दे, पंथ निरपेक्ष पूछ दे, तो फिर इसको ध्यान रखिएगा। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अच्छा, ध्यान रखिए मेरे भाई, प्रस्तावना में नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है ना। प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता की बात की गई है। ये जो स्वाधीनता और स्वतंत्रता है, ये लिबर्टी है, ये फ्रीडम वाला स्वतंत्रता नहीं है। ध्यान रखिए, ये लिबर्टी वाला स्वतंत्रता है, स्वाधीनता वाला स्वतंत्रता है। ठीक है ना। इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता की बात की गई है। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार के समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता हमारे प्रस्तावना में। ध्यान रखिए मेरे भाई, देखिए यही सवाल तो पूछा था आपके पेपर में कि कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है, और था न्याय, समानता और स्वाधीनता। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ न्याय की बात है, उसके बाद स्वाधीनता की बात है और समानता या समता की बात है। तो ये तीनों बात है, लेकिन स्वतंत्रता यानी फ्रीडम की बात नहीं है। वो स्वतंत्रता फ्रीडम वाला है, ये स्वतंत्रता लिबर्टी वाला है। बात समझ में आ रहा है। तो मेरे भाई, सही उत्तर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इस स्वतंत्रता यानी फ्रीडम की चर्चा हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं है।
लिबर्टी वाला है जो स्वाधीनता या स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है, ये स्वतंत्रता फ्रीडम वाला है, ध्यान रखिए मेरे भाई। सवाल फिर से समझिए और जवाब ध्यान रखिए। सवाल यदि ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो पंडित नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पर। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान द्वारा जो प्रस्तावना है उद्देश्य प्रस्ताव पर कब आधारित हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को। पंडित नेहरू द्वारा संविधान की प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। सवाल यदि ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, तो मात्र एक बार। कब हुआ है, तो 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय की बात की गई है, तो 3 तरह की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। साथियों, सवाल यदि ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता या स्वाधीनता की बात की गई है, तो साथियों ध्यान रखिएगा 5 प्रकार की: विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। साथियों, सवाल यदि ये पूछा जाए कितने तरह की समानता यानी समता की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई 2 तरह की, ठीक है ना, प्रतिष्ठा की और अवसर की। सवाल यदि ये आपसे पूछा जाए मेरे भाई कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संशोधन के बाद कितने शब्दों को और कौन कौन शब्दों को जोड़ा गया, तो 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। साथियों, एक क्लास और इस सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपको कहीं कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है एसएसटी के लिए। मेरा आपसे वादा है, गारंटी है कि बिना 1 रुपया खर्च किए मेरे साथ जुड़ करके आप 55+ नंबर ला सकते हैं। इसलिए तो मैं ये सेशन लाया हूँ कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, कि यदि आप दिक्कत हो तो आपके पास किताब हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी इस सेशन के तुरंत बाद हमारा ये टारगेट है कि कम से कम 5 साल के जो प्रश्न हैं, 5 आपके पीवाईक्यू मैं ऐसे ही करा दूं कि कौन सा प्रश्न कहाँ से और किस विषय से लिया गया है। और उसके बाद मैं हर चैप्टर से आपको फिर से एक बार आपका हर एनसीईआरटी के हर क्लास के हर चैप्टर बाय चैप्टर 1 लाइनर और एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दूं। ये मेरा टारगेट है, ठीक है ना। बाकी आप मेरे साथ कितना है ज़रा कमेंट करके बताइए कि आप मेरे साथ तैयारी के लिए जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। साथियों, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, वो कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आपको बताना है। ये सभी प्रश्न मैं फिर से रिपीट करूं, 7 फरवरी 2026 को जो आपका पेपर हुआ था उसी से सब प्रश्न वही है। देखिए मेरे भाई, सही तो उत्तर होगा असमानता। ध्यान रखिए, असमानता। साथियों, जब समाज में कुछ लोगों के पास धन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और बुनियादी संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं, जबकि एक और बड़ा वर्ग है जिनके पास ये मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पहुंच पाती हैं, वो इनसे वंचित रह जाते हैं, तो उसे सामाजिक और आर्थिक असमानता कहते हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, मान लीजिए 2 वर्ग है, बड़ा वर्ग है। एक वर्ग ऐसा है जो संपन्न है लेकिन कम संख्या है उनकी, तो उनके पास आसानी से पैसा भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य है, बुनियादी जो भी आवश्यकताएं हैं सबसे वो भरपूर हैं। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो इन सब चीज़ों से वंचित है, मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, तो ऐसे वर्ग को हम सामाजिक और आर्थिक असमानता कहते हैं। ध्यान रखिए। तो समानता का अर्थ ये हुआ। विविधता और असमानता का मतलब क्या हुआ, तो इसको भी समझ लीजिए, विविधता क्या है और असमानता क्या है। साथियों, विविधता का मतलब होता है भाषा, खान पान, धर्म और संस्कृति, इन सब में भिन्नता। वो आपके यहाँ का कल्चर कुछ और होगा, मेरे यहाँ का कल्चर कुछ और है। आपके यहाँ धर्म किसी अलग तरीके से मनाते होंगे, संस्कृति अलग होगी, हो सकता है मेरे यहाँ अलग है। आप जानते हैं हर स्टेट में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए साथियों, ऐसे को हम विविधता कहते हैं। और विविधता गलत नहीं है, विविधता अच्छा है।
लेकिन असमानता जो है वो गलत है। असमानता क्या है? वहीं पे असमानता मेरे भाई संसाधनों के समान वितरण और भेदभाव के कारण उत्पन्न एक ऐसी अवस्था है, जैसे किसी के पास वो संसाधन है, जरूरत से ज़्यादा है, वही संसाधन एक दूसरे के पास है ही नहीं। आपके पास जरूरत से ज़्यादा खाने को है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जीने के लिए भी नहीं है। तो ये असमानता है। बात क्लियर हो रहा है ना? ध्यान रखिए मेरे भाई, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकारों की बात की गई है, ठीक है ना? राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा, ताकि सामाजिक असमानता को इससे दूर किया जाए। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार की बात की गई है, समता के अधिकार की बात की गई है, ताकि ये जो सामाजिक असमानता है उसको दूर किया जा सके। और साथियों, ये जो प्रश्न है वो आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के अध्याय 2 से लिया गया प्रश्न है। अध्याय 2 जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव, वहां से प्रश्न आपका बना है, ये ध्यान रखिए। तो मेरे भाई, इसलिए अब आप समझिए कि एनसीईआरटी कितना जरूरी है आपके लिए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। आप बहुत पॉलिटी के महारथी हों, ठीक है ना, लेकिन यदि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो इन प्रश्नों को तो सॉल्व नहीं ही कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, प्रश्न है, ध्यान रखिए, 33 नंबर का, और प्रश्न ये आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? साथियों ध्यान रखिए, ये जो प्रश्न पूछा है आपके कक्षा 6 यानी क्लास 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से पूछा है, और अध्याय 3 जिसमें चैप्टर का नाम है सरकार क्या है, और यही टॉपिक कक्षा 7 में, क्लास 7 के अध्याय 1 में भी है, जिसका नाम है समानता में लोकतंत्र एवं राज्य सरकार की कार्यप्रणाली। बात समझ में आ रहा है? अब आप जान गए कि ये किस क्लास से है। क्लास 6 में भी ये है, 7 में भी है। क्लास 6 के अध्याय 3 में और क्लास 7 के अध्याय 1 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वाला किताब है, यानी पॉलिटी का किताब है। साथियों, अब प्रश्न पे हम विचार करते हैं कि इनमें से सरकार की विशेषता क्या नहीं है। पहला है कि निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी। दूसरा कि प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है। तीसरा कि अपने लोगों से अपने कार्यों को समझना, समझाना और बचाव करना। अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना। साथियों, इसका तो सही उत्तर होगा केवल ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल बी। ये बी जो विकल्प है ये विशेषता नहीं है। देखिए मेरे भाई, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जहां जनता अपनी मर्जी से शासन करने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ध्यान रखिए, अब्राहम लिंकन ने कहा था, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। बात समझ में आ रहा है? प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति, ये विशेषता नहीं है हमारे लोकतंत्र की, ये लोकतंत्र सरकार की विशेषता नहीं है। ध्यान रखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किसी भी एक पद पर, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, उसके पास असीमित या निरपेक्ष शक्तियां नहीं होती है। शासन की शक्तियां संविधान के दायरे में बटी होती हैं और नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था होती है। देखिए, लोकतांत्रिक सरकारें अपने निर्णय के प्रति संसद और सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं, ये आपको जानना है। तो इसमें निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, ये बात बिल्कुल सही है। हम अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार होते हैं, हम अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं संसद में और वही प्रतिनिधि निर्णयों को लेता है। प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री चाह के अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना, बिल्कुल सही बात है। जो भी लोग संसद में अपने लोगों को चुन के भेजते हैं तो उनकी दायित्व और जिम्मेवारी होती है कि वो अपने लोगों को कार्यों को समझाएं और उसके बारे में बताएं। तो ये सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी केवल बी गलत है, बाकी सभी सही है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? अब अगर बात करें, ये जो प्रश्न है वो आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 9 से लिया गया प्रश्न है, जिसका नाम है नगर प्रशासन।
ठीक है ना। नगर प्रशासन वाले चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। अब आप इसको समझिए कि नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। निगेटिव वाला प्रश्न अधिकांश पूछा है। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है मेरे भाई न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता कि न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। साथियों ध्यान से समझिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे अनुसूची 12 में जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्य निर्धारित किए गए हैं। कितने कार्य मेरे भाई? 18 कार्य निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? शहर में पेयजल की आपूर्ति हो, बढ़िया से सभी को स्वच्छ और साफ सुथरा जल मिले। जल निकासी की व्यवस्था, यानी जल कहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, निकास प्रणाली। सफाई की व्यवस्था, सड़क निर्माण की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सड़क पे जो लाइट लगती है उसकी व्यवस्था, अग्निशमन सेवाएं, आग लगे तो उसको तुरंत तत्काल सेवा उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा और पार्कों की जो रख रखाव है, पार्क जो है उसकी रख रखाव। ये लगभग 18 कार्य जो हैं नगर पालिका के कार्य हैं। कानून व्यवस्था बनाना या कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सूची का विषय है। एक किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, जिसके अंतर्गत पुलिस विभाग कार्य करता है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत पुलिस विभाग कार्य करता है। तो हर राज्य की अपनी ये जिम्मेवारी है, ना कि ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यह जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात है वो स्थानीय नगर निकायों के अधीन नहीं आता है मेरे भाई। ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है व्यवस्था को, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना। इसलिए सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1। ध्यान रखिए, जो नगर पालिका है स्थानीय स्वशासन है, इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और यह हमारे भारत के संविधान की अनुसूची 12 में जोड़ी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत नगर पालिकाओं के 18 कार्य निर्धारित किए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये एनसीईआरटी क्लास 6 के अध्याय 9 से लिया गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, क्या आपको मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है कि इस तरह के प्रश्न आने चाहिए? साथियों ये पार्ट 1 है, यानी भाग 1 है इस पेपर का। अगर आप इसका समर्थन करेंगे, आप चाहेंगे कि इस तरह के प्रश्न हम लाएं आपके सामने, आप चाहेंगे कि हम पीवाईक्यू इस तरह से कराएं, व्याख्या के साथ, महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ, और साथ में ये भी कि किस क्लास के किस अध्याय से आया प्रश्न है, किस किताब से प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कराऊं तो ज़रा अपना कमेंट करके हमें बताइए और आदेश दीजिए कि हाँ मैं आगे ऐसा करूं। साथियों प्रश्न है, ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। अब मेरे भाई ध्यान रखिए, ये आपके एनसीईआरटी कक्षा 7 के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 7 से प्रश्न लिया गया है, जिसका नाम है हमारे आसपास के बाजार। ठीक है ना, ये जो बाजार वाला चैप्टर है वहां से ये प्रश्न लिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि बाजार श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। तो ध्यान रखिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। पहले उत्पादक के पास, फिर थोक विक्रेता के पास, फिर परचूनिया के पास, फिर उपभोक्ता के पास। देखिए, वस्तुएं कारखानों या खेतों में उत्पादित होने के बाद सीधे उपभोक्ता तक नहीं पहुंचती है, बल्कि बिचौलियों की एक पूरी श्रृंखला होती है और उस श्रृंखला से गुजरती है। तो श्रृंखला का जो चरण है, सबसे पहले उत्पादक होता है, जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, जैसे किसान, ठीक है ना, जैसे किसान या फैक्ट्री मालिक। उसके बाद वहाँ से फैक्ट्री से या किसान से थोक विक्रेता के पास जाता है, जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर स्टोर कर लेता है। फिर वहाँ से जाता है किसके पास? परचूनिया। परचूनिया मतलब खुदरा विक्रेता के पास, रिटेलर के पास, जो थोक विक्रेता से छोटी मात्रा में सामान खरीदकर स्थानीय दुकानों के माध्यम से किसके पास पहुंचाता है? इन उपभोक्ताओं के पास पहुंचाता है। ठीक है ना। तो अंतिम उपभोक्ता जो उस वस्तु का उपभोग करता है उसे हम अंतिम उपभोक्ता कहते हैं। क्या ये आपको श्रृंखला समझ में आ रही है? देखिए, हो सकता है अगली बार इसी से कुछ अलग प्रश्न बना दे। परचूनिया किसे कहते हैं, उपभोक्ता किस क्रम में आता है, कौनवें स्थान पे आता है, तो ये सब बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ।
सवाल ये भी पूछ सकता है कि बाजार श्रृंखला में अंतिम व्यक्ति कौन होता है, तो अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता होता है, ध्यान रखिएगा। प्रथम व्यक्ति कौन होता है, तो किसान या फैक्ट्री का मालिक होता है, वो प्रथम व्यक्ति होता है। उत्पादक होता है, या बाजार श्रृंखला में उत्पादक किसे कहते हैं, तो वस्तु का जो उत्पादन करे वो किसान हो सकता है या फैक्ट्री का मालिक हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। साथियों, प्रश्न है कि लिखित मजदूरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को घटा सकते हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन ये कह रहा है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को घटा सकते हैं। कारण है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। अब आपको बताना है सही उत्तर क्या है। पहले ध्यान से समझिए मेरे भाई, ये जो प्रश्न है वो आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 5 से लिया गया प्रश्न है, जिसका नाम है ग्रामीण जीवन से। ये जो प्रश्न है आपके अध्याय का नाम है ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ ये अध्याय है। और यही क्लास 8 के संसाधन जो भूगोल है उसके अध्याय 6 से मानव संसाधन जो है उसमें भी इसका जिक्र है। तो दोनों ध्यान रखिए, पॉलिटी के कक्षा 7 और भूगोल के कक्षा 8, पॉलिटी के अध्याय 5 से और भूगोल के अध्याय 6 से लिया गया प्रश्न है। अध्याय 6 मानव संसाधन। अब हम इसके सही उत्तर पे चर्चा करते हैं। तो साथियों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण बी नहीं है। साथियों ध्यान से समझिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे कि मनरेगा लोगों को उनके ही गांव या आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 100 दिन, कितने दिन मेरे भाई, सवाल अगली बार पूछ दे, ध्यान रखिएगा, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है कौन, मनरेगा, जिससे आजीविका मिलने पर शहरों की तरफ होने वाले पलायन कम होता है। यह कथन सही है, ठीक है ना। अब कथन जो बी है वो क्या कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों से लोग अक्सर महानगरों या शहरों की ओर रुख करते हैं। क्यों? क्योंकि वह बेहतर वेतन और उच्च आय वाली नौकरी के अवसर अधिक आकर्षित करते हैं। यह भी कथन पूरी तरह सही है। हम लोग बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि अच्छी नौकरी मिले, उच्च पद मिले, इसलिए बाहर जाते हैं। अब चूंकि दोनों में संबंध पूछ रहा है कि दोनों में संबंध क्या है, तो हालांकि दोनों कथन तो सही है, लेकिन कथन जो पहला है यानी रोजगार गारंटी कार्यक्रम का प्रभाव सीधे तौर पर कथन बी यानी शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की उपलब्धता का कारण नहीं है। तो दोनों स्वतंत्र रूप से ग्रामीण पलायन उसके नियंत्रण की व्यवस्थाओं को तो दर्शाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के घटक नहीं है, एक दूसरे के लिए व्याख्या नहीं करते हैं। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। कह रहा है कि कॉलम 1 जो पंचायती राज संस्थान है और कॉलम बी उसके प्रकार्य हैं से मिलान कीजिए, ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला परिषद। अब इनके कौन कौन से कार्य हैं ये आपको बताना है। प्रकार्य का मतलब कार्य, आप इनके कौन कौन से कार्य हैं अब मिलाइए और 4 विकल्प है, सही उत्तर बताइए। देखिए मेरे भाई, ये जो प्रश्न है आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 5 यानी पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है, और आपको बताना है कि सही विकल्प क्या होगा। मेरे भाई, इसका सही उत्तर तो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए, ग्राम सभा, जो ग्राम सभा है ना, बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्कों की बैठक होती है जो बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की सूचियों को स्वीकृत और सत्यापित करता है। तो ग्राम सभा जो ए है उसका मिलान तीसरे से होगा, यानी ग्राम सभा बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। जो ग्राम पंचायत है ना मेरे भाई, ग्राम पंचायतों में धन को नियमित करना और विकास कार्यों का रख रखाव करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य होता है। तो ग्राम पंचायत का जो मिलान होगा वो पहले से होगा। वहीं जनपद पंचायत कार्यक्रमों का रखरखाव
यह पंचायत समिति या जनपद स्तर पर विभिन्न ग्राम पंचायतों के विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन को संभालती है। तो आपका सी जो होगा वो चौथे से मिल जाएगा। वहीं जिला परिषद उनके अधिकार के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना, और जिला परिषद पूरे जिले स्तर पर विकास योजनाओं और जनपद जनपद जो पंचायत होती हैं पंचायतों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो इस तरह से आपका दूसरा उनके अधिकारों के विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना होता है। तो ये मिलान आपका सही होगा और ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ये आपके क्लास 6 के पंचायती राज वाले अध्याय 5 से लिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अब प्रश्न है, दोहरे भार का क्या संदर्भ है। हमने कई बार इसको पढ़ा है, प्रैक्टिस में भी हमने किया है। जब एनसीईआरटी हम चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे थे उसमें भी हमने इन सभी प्रश्नों को कई बार किया है। देखिए मेरे भाई, आप बड़े नाम के पीछे मत भागिए। मैं फिर आपको कहता हूं, बड़े नाम के पीछे मत भागिए। देखिए, मैंने आपको सारे प्रश्न कराए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक किसी का मैसेज मेरे पास आया था, पर्सनल मैसेज आया था कि सर आप जो पढ़ाते हैं, मैं एनसीईआरटी उसका टेक्स्ट बुक का जब मैं प्रैक्टिस सेट खरीदा तो आपके लगभग जितने क्वेश्चन हैं वो मैं देख रहा हूं कि टेक्स्ट बुक में भी उसके प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन है। तो साथियों, चैनल भले छोटा है लेकिन कंटेंट बहुत बड़ा है। मेरा मकसद सिर्फ व्यूज़ लाना या मेरा मकसद सिर्फ टाइम पास करना नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे भाई बहनों को पढ़ाऊं जो वाकई पढ़ने के इच्छुक हैं और जो एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं। मेरा टारगेट है 55+ नंबर आपको दिलाना, तो है, और इसी पे मैं कार्य कर रहा हूं, ये ध्यान रखिए। साथियों, दोहरे भार का क्या संदर्भ है तो ये आपको बताना है। पहली बात तो ये आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 6 से लिया गया, औरतों ने बदली दुनिया, इस अध्याय से लिया गया प्रश्न है। ध्यान रखिए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। औरतों पर कामकाज करे और घर के बाहर भी काम करे, ए वाला। यहाँ टाइप मिस्टेक हो गया है, कह रहा है कि औरतें घर पर कामकाज करे और घर के बाहर भी कामकाज करे। ये दोहरे भार हैं। ये दोहरे भार का संदर्भ यही है कि औरतें घर पे भी कार्य कर रही हैं और घर के बाहर भी कार्य कर रही हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, समाज में महिलाओं की पारंपरिक भूमिका घर संभालने, खाना बनाने, बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल करने तक सीमित मानी जाती रही है। जब महिलाएं इसके अतिरिक्त बाहर नौकरी या मजदूरी करके आर्थिक योगदान भी देती हैं तो उन्हें घर और बाहर दोनों मोर्चों पर काम करना पड़ता है, जिसे समाज शास्त्र के भाषा में दोहरा भार कहा जाता है। ठीक है ना, दोहरा भार कहा जाता है। ध्यान रखिए, महिलाओं द्वारा घर के अंदर किए जाने वाले अधिकांश कार्यों को श्रम या नौकरी के रूप में नहीं माना जाता और ना ही उन्हें कोई वेतन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये तो उनका काम है, ये करना ही है, अब इसके बाद जो करें ये असली काम है। बात समझ में आ रहा है? तो सही उत्तर दोहरे भार का संदर्भ है। औरतें घर पर भी कामकाज करें और बाहर भी करें, ये दोहरा भार है। ये ध्यान रखिए, आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के अध्याय 6 से लिया गया है। अगला जो है सवाल है, ध्यान रखिएगा, कि राज्य द्वारा निकृष्ट एवं निषेध शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। सवाल कि राज्य द्वारा निकृष्ट एवं निषेध शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये क्या है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, क्या है आपको बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, राज्य द्वारा निकृष्ट और निषिद्ध शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करते हैं का मौलिक अधिकार सही उत्तर होगा। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित मौलिक अधिकार नागरिकों की सरकार की मनमानी सत्ता के दुरुपयोग और निरंकुश शक्तियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का है। राज्य के विरुद्ध संरक्षण, ये अधिकार मुख्य रूप से राज्य यानी शासन तंत्र की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके।
देखिए प्रश्न बहुत आसान है, शब्दों को बड़ा कठिन करके घुमा दिया है। देखिए सीबीएसई और सीटेट यही खेल करता है, क्वेश्चन बहुत आसान रहता है लेकिन इसको बहुत कठिन बना देता है, ठीक है ना। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं। पहला कि सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन मिली खाली कर्मचारी को न मिलना। दूसरा कि निजी विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस वसूलना। तीसरा कि एक स्मेल्टर प्लांट को संचालित करने जो कि पेय जल का स्रोत दूषित करता है। और डी कि पटरी पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से रोकना। अब आपको बताना है कि आर्टिकल 21 जो है वो किससे संबंधित है, किसकी अवमानना करता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 10 से लिया गया प्रश्न है, कानून और सामाजिक न्याय जिसमें है। साथियों ध्यान रखिए, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी बी और सी। बी और सी ध्यान रखिए मेरे भाई। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात की गई है, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा ऐसे वंचित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आजीविका का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन को शामिल किया है। प्रदूषण और देखिए अनुच्छेद 21, यहाँ प्रदूषण और अनुच्छेद 21 का थोड़ा चर्चा करिए तो ध्यान रखिए, पीने के पानी के जो स्रोत हैं उसको दूषित करने वाले स्मेल्टर प्लांट और स्वास्थ्य और स्वच्छ जल के मौलिक अधिकार 21 का हनन हो रहा है। तो आर्टिकल 21 के तहत सी यानी जो दूषित कर रहा है पानी को, पेयजल को, और दूसरा कि शिक्षा को जीवन के अधिकार के तहत एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, तो विकल्प बी कि निजी विद्यालयों द्वारा अत्यधिक फीस को वसूलना, ये दोनों जो है आर्टिकल 21 की अवमानना कर रहे हैं। तो विकल्प आपका 4 सही है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि यदि किसी संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। कथन भी है कि पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है। अब सही विकल्प आपको बताना है कि सही विकल्प क्या होगा। साथियों सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी ये असत्य है किंतु बी सत्य है। देखिए कथन एक क्या है, कथन एक क्यों गलत है? इसलिए कि कानून के अनुसार पुलिस किसी भी व्यक्ति, चाहे वह आरोपी का रिश्तेदार या कोई अन्य, को बिना किसी कानूनी आधार या मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर केवल पूछताछ के नाम पर 24 घंटे से अधिक अवधि के रूप में हिरासत में या रोक नहीं सकती, ये ध्यान रखिए। चाहे वो आरोपी का रिश्तेदार ही क्यों न हो या कोई अन्य व्यक्ति ही क्यों न हो, कानून के आधार पर या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अवधि में वैध रूप से हिरासत में रोक नहीं सकती। तो विकल्प बी आपका असत्य है, ठीक है ना। विकल्प ए आपका असत्य है। बी सत्य क्यों है? क्योंकि यह कथन सत्य है कि पुलिस की जांच इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया में गवाहों के बयान दर्ज करना, घटनास्थल से साक्ष्य जुटाना और विभिन्न प्रकार के भौतिक और दस्तावेजी प्रमाण एकत्र करना शामिल होता है। तो विकल्प बी आपका सही है। इस तरह कथन जो ऑप्शन 4 है ये आपका सही हो रहा है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिए पर करण पर एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? बताइए, आपको बताना है आदिवासियों से संबंधित। तो इस सवाल का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना। ध्यान रखिए यह आपका जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी क्लास 8 के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 7 से है, यानी हाशिएकरण पर जीवन या हाशिएकरण की समझ या हाशिएकरण से निपटना, जो अध्याय 7 है, और अध्याय 8 है उससे ये प्रश्न है। साथियों देखिए, आदिवासी समुदाय भारत के मूल निवासी हैं जिनकी अपनी समृद्ध संस्कृति है, भाषा है और इतिहास है। मुख्य धारा के समाज द्वारा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने और उनके हाशिए
हाशिएपन को काउंटर करने के लिए आवश्यक है कि उनके इतिहास, योगदान और संस्कृति को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि समाज में जागरूकता और सम्मान बढ़े। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन समुदाय या समुदायों को 1989 के अत्याचार निषेध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त की गई। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला यानी सी और डी यानी अल्पसंख्यक समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के। ध्यान रखिए मेरे भाई, ये जो प्रश्न है आपके वही क्लास 8 सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 8 से प्रश्न लिया गया है, हाशिएकरण से निपटना। साथियों ध्यान रखिए कि एक्ट 1989 के तहत इस कानून का मुख्य उद्देश्य था अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ठीक है ना, इनके खिलाफ होने वाले अत्याचार, अपमान और उसके विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों को रोकना और पीड़ितों को न्याय दिलाना। ठीक, तो विकल्प आपका ए सही हो जाता है यानी अल्पसंख्यक समुदाय, सी, विकल्प ए सही हो जाएगा। सी और डी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, एससी और एसटी के लिए ये एक्ट बना 1989। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि विद्या विधि की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती हैं खोले जाने की आवश्यकता है और एक ही परिप्रेक्ष्य को हटाकर बहुसंख्यक रूप उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? देखिए ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा यानी अंतर अनुशासिक चिंतन। साथियों, जब सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में केवल एक ही विषय की सीमाओं में बंधे रहने के बजाय इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विभिन्न विषयों के दृष्टिकोणों को मिलाकर जब किसी घटना को समझा जाता है तो उसे अंतर अनुशासिक चिंतन कहा जाता है। और यह आपके पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस से प्रश्न है और ये एनसीएफ 2005 से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो आज इतना ही, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इसके कंप्लीट सेशन कर देंगे अगर आपको पसंद आएगा तब, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।